हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो लास्ट क्लास में हमने बताया था कि इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही है और न्यूज़ में आप लगातार सुनते रहते हैं जीडीपी बढ़ रही है, लगातार भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ये ऐसे तमाम शब्द हैं जो लगातार न्यूज़ में आप सुनते हैं, जिसमें से कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश की थी, जैसे जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, एनएनपी क्या है। आज हम बात करेंगे कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और एनएनपी एट मार्केट प्राइस, जो हमने पिछली क्लास में कंटिन्यू किया था, उसको हम आगे बढ़ाते हुए ये देखेंगे कि नेशनल इनकम को कहाँ और कैसे मापा जाता है, कौन इसके आंकड़े जारी करता है। क्या ऐसे ही दुकान पे खड़े होकर के आप कहेंगे कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और लोग मान लेंगे? नहीं, इसके लिए आंकड़े आपको जारी करने होंगे। ये आंकड़े जारी कौन करता है, कैसे इकोनॉमी को मेजर किया जाता है, कैसे हम मानेंगे कि नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है, मार्केट प्राइस पे कैसे अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ रही है और हकीकत में कितनी बढ़ रही है। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं। मैं हूं नेहा दहिया और आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं आज की अपनी इस क्लास में। तो सबसे पहले हम लास्ट जहां पे हमने स्टॉप किया था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट हमने स्टॉप किया था एनएनपी, कलर दिख रहा है, ठीक है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट वर्सेस एनएनपी एट मार्केट प्राइस। दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया था कि फैक्टर कॉस्ट में आपके इंडस्ट्री लेवल पे जो जो चीज़ें हैं वो सब शामिल की जाती हैं और मार्केट प्राइस में हम टैक्स और सब्सिडी को शामिल करते हैं। फैक्टर कॉस्ट पे हमने देखा था कि आप अगर ज़मीन है आपने किराए पर ली है तो आप लगान देंगे, पैसा अगर आपने लिया है, लोन लिया है, तो उसके बदले में आप इंटरेस्ट देंगे, मजदूर अगर आपने लगाए हैं तो आप मजदूरी देंगे। इसी तरीके से अगर आपने कोई फैक्ट्री लगाई, उसके लिए कच्चा माल आपने लिया है तो कच्चे माल के लिए आप पे करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट प्राइस की। मार्केट प्राइस में हमने ये भी शामिल किया था कि कैसे हम उन चीज़ों को या इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम शामिल करते हैं और सब्सिडीज को सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस का शिफ्ट हमने देख लिया था। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो आपने पढ़ा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यही आपकी नेशनल इनकम है। अब आप कहेंगे मैडम अगर फैक्टर कॉस्ट पे नेशनल इनकम को मेजर हम कर रहे हैं तो मार्केट प्राइस का क्या रोल है? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जितना भी टोटल प्रोडक्शन हो रहा है उसकी एक्चुअल में कितनी इनकम लोगों के पास जाती है, वही हमारी राष्ट्रीय आय में काउंट होती है। जो पैसा गवर्नमेंट के पास में जा रहा है, चाहे वो टैक्सेस के थ्रू जा रहा है या कॉरपोरेट टैक्स के थ्रू जा रहा है, किसी भी जरिए जो पैसा हम गवर्नमेंट को देते हैं वो पैसा हम इकोनॉमी में कैलकुलेट नहीं करेंगे, नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे। नेशनल इनकम में केवल जो लोगों के पास पैसा है हम उसको कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? तो ये जो एक्चुअल फैक्टर अर्निंग आपकी रहेगी थ्रू फैक्टर कॉस्ट, यही आपकी कहलाती है नेशनल इनकम। क्लियर? तो फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देते हैं, ठीक है, और सब्सिडीज को हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा आता है एनएनपी एट मार्केट प्राइस। क्लियर ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की हमने सारे देख लिया था, लेबर वेजेस ये सब चीजें उसमें कैलकुलेट आप कर लेते हैं। उम्मीद है नेशनल इनकम का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम नेशनल इनकम मेजर करते हैं। अब नेशनल इनकम को भी मेजर करने के हमारे पास में 3 मेथड होते हैं, दैट इज इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडिशन मेथड। तो नेशनल इनकम ये आपने पढ़ा होगा, हालांकि ये अलग अलग चैप्टर बनता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि इसके 3 मेजर तरीके हैं। एक इनकम मेथड जिसको आप आय विधि कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपका मेथड रहेगा एक्सपेंडिचर मेथड, कितना आपने खर्च किया है या लोग कितना खर्च कर रहे हैं। और तीसरा रहेगा वैल्यू एडिशन मेथड। अब आप कहेंगे वैल्यू एडिशन का तो समझ ही नहीं आया मैम, ये दो तो फिर भी समझ में आते हैं। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कि
एक स्तर से दूसरे स्तर पर जब भी हम जा रहे हैं तो अर्थव्यवस्था में कितना मूल्य वृद्धि हो रही है, वही है आपका वैल्यू एडिशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि फाइनल गुड्स को कैलकुलेट करते हैं कि अंतिम उत्पादन कितना हुआ या अंतिम उत्पाद क्या है। मान लीजिए गेहूं का उत्पादन हुआ, अगर गेहूं किसान ने अपने घर के लिए उसका कंजम्पशन कर लिया, उपभोग के लिए रख लिया, तब तो वो उसके लिए अंतिम उत्पाद कहा जाएगा, फाइनल गुड्स में कैलकुलेट किया जाएगा। अब उसने मार्केट में जाकर गेहूं को बेच दिया, व्यापारी ने खरीद लिया, तो उसके लिए जो फाइनल उत्पाद रहेगा, व्यापारी अगर उसको कहीं और बेच रहा है तो उसके लिए फाइनल गुड हो गया। बट अगर उसको किसी फैक्ट्री ने किसान से परचेज किया और वो वहां पर उसका फ्लोर या आटा बना करके बेच रहा है, तो कंपनी ने उसमें वैल्यू एडिशन करके जो 10 रुपए किलो गेहूं था किसान के पास, उसको आटे को उसने 20 या 25 रुपए किलोग्राम के हिसाब से मार्केट प्राइस पर सेल किया। तो वो जो 15 रुपए का एडिशन हुआ वो उसका हो गया वैल्यू एडिशन। अब कैलकुलेट हम करेंगे 25 रुपए को। नेक्स्ट इसके बाद में अब कंपनी ने आटा बेच दिया, जो आप तरह तरह के आटे खाते हैं, आशीर्वाद, राजधानी और बाकी जो ब्रांड हो आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद में क्या हुआ, उस आटे को अगर आपने घर में ला करके कंज्यूम कर लिया तो वो आपके लिए फाइनल गुड्स हो गया। बट अगर किसी ब्रेड बनाने वाली कंपनी ने उसको परचेज कर लिया तो वो उसके लिए कच्चा माल हो गया, और जब उसने ब्रेड बनाया उस आटे से और 25 रुपए किलो आटा जो उसने लिया था उससे उसने 50 रुपए का एक पैकेट ब्रेड का बना करके बेच दिया, तो उसके लिए जो फाइनल गुड्स कैलकुलेट होगा वो हो गया ब्रेड। अब इसके आगे भी प्रोसेस होती है, ब्रेड आपने घर लेकर के आए, आप कंज्यूम किया तो फाइनल गुड्स है, ठीक है। बट अगर ब्रेड को किसी सैंडविच बनाने वाली कंपनी ने परचेज कर लिया तो उसके लिए फाइनल गुड्स हो गया सैंडविच। अब वो 50 रुपए के ब्रेड से लगभग 100-150 रुपए पता नहीं कितने के सैंडविच बना करके बेच सकता है, सैंडविच आपने कंज्यूम किया और वो हो गया वहां पर फाइनल गुड्स। अब ऐसे में समस्या ये आ जाती थी कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे कि अंतिम उत्पाद है क्या। इसी को हम तो बीच में जितने भी स्तर पर वृद्धि हो रही है, जैसे 10 रुपए गेहूं जो वीट है, ठीक है, यहाँ से उसकी जर्नी शुरू होती है। उसके बाद में फ्लोर आता है 25 पे, हमने बताया, तो यहाँ पर वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 15 रुपए। नेक्स्ट अगर 25 से ब्रेड 25 से यहाँ पर हमने 50 रुपए कर दिया, किसके पास में गया, ब्रेड वाले के पास में, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट कितना हुआ, 25 रुपए का। उसके बाद में इस ब्रेड से बन गया सैंडविच और 50 रुपए से सैंडविच बन गया आपका 150 रुपीज का, तो ये 150 यहाँ से कितना इंक्रीमेंट हुआ, 100 रुपीज का, तो ये हो गया लास्ट में। तो ये जितना वैल्यू एडिशन हुआ है 15, 25 और 100, इन सभी को जब हम लास्ट में जोड़ लेते हैं तो ये हमारा राष्ट्रीय आय का वैल्यू एडिशन मेथड होता है, जिसमें हम फाइनल गुड्स या बीच में जितना भी हमने मध्यवर्ती जो उत्पाद हैं उनमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, प्राइस में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, इन सभी चीज़ों को हम शामिल कर लेते हैं। तो ये हालांकि अलग कॉन्सेप्ट है बट इससे रिलेटेड था तो मैंने आपको समझा दिया है। इनकम मेथड में हमारे कितनी स्रोतों से कितनी इनकम हो रही है, आप पेंशन के थ्रू प्राप्त कर रहे हैं, स्कॉलरशिप के जरिए मिल रहा है, आप कहीं कमा रहे हैं वो पैसा, वो सारा का सारा आपका इनकम मेथड में कैलकुलेट होगा। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होगा, अब ये अनुमान लगा लिया जाता है कि किसी की आय का अगर ब्यौरा आपको निकालना है तो खर्च कितना कर रहा है, जिसमें इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है, सेविंग्स कितनी हो कर रहा है, इन सभी चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूले अलग है, डिटेल में बाद में जाएंगे। अब इसके बाद में हम अगला कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, और जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हम बात करेंगे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, ठीक है। नेशनल इनकम का तो आपको समझ में आ गया, तो नेशनल इनकम के बाद में नॉमिनल और रियल जीडीपी पे जाने से पहले एक चीज़ें, मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस आपको पता चल गया। तो नॉमिनल जीडीपी, सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी क्या है। जब जीडीपी को आप मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो है आपकी नॉमिनल जीडीपी। इससे आप केवल इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि 2011-12 में मान लिए चीनी आती थी आपकी 2011-12 में 30 रुपए केजी, ठीक है, और 2025-26 में चीनी आती है 50 पर केजी। यहाँ पर आपने देखा कि टोटल जो बढ़ोतरी हुई है वो 20 रुपए की हुई है। तो जब इनका सम अप हम देखते हैं तो मार्केट प्राइस पे प्राइस में परिवर्तन के बाद में जितनी हमारी इकोनॉमी की टोटल इनकम रहती है वो है हमारी नॉमिनल जीडीपी।
अब दूसरा इसका कॉन्सेप्ट है इसका उल्टा, दैट इज रियल जीडीपी। अब यहाँ पे समस्या ये थी, हम ये कैलकुलेट कर ही नहीं पा रहे थे कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है या प्राइस बढ़ रहा है। प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है तब तो ठीक है, तो रियल जीडीपी की ग्रोथ हो रही है, या उत्पादन बढ़ रहा है तो समझ में आता है कि हाँ वाकई में हम ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अगर केवल महंगाई बढ़ रही है तब तो हम ये नहीं कह सकते ना कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ रहा है। तो नॉमिनल जीडीपी जो है कैलकुलेट करती थी इन्फ्लेशन को, कि प्राइस में कितनी बढ़ोतरी हुई है। 30 से 50 पर हम शिफ्ट किए हैं, तो 20 रुपए की जो बढ़ोतरी हुई है दैट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी, और ये इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता है। क्लियर? रियल जीडीपी में क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं कि रियल में प्रोडक्शन कितना बढ़ा है। ठीक है, रियल में प्रोडक्शन हमारा कितना इंक्रीज हुआ है ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड। तो रियल में हमारा रियल जीडीपी मांगती है कि ये क्या है भाई, प्रोडक्शन कितना हो रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्शन हमारा जो भी हो रहा है उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं रियल जीडीपी में। आई होप ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। तो जब जीडीपी को किसी बेस ईयर के साथ में, या जो कांस्टेंट प्राइस है जिसको हम माप लेते हैं, उस बेस ईयर पे हम देखेंगे कि कितना प्रोडक्शन हमारा हो रहा था और अब हमारा कितना प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। क्लियर? ये एक्चुअल में जो आपकी ग्रोथ है उसको डिनोट करता है। अभी फरवरी में बेस ईयर चेंज हो गया है। अब बेस ईयर का कॉन्सेप्ट क्योंकि यहीं से जुड़ा हुआ है तो मैं वो भी बता देती हूँ आपको। व्हाट इज बेस ईयर? तो बेस ईयर का मतलब है आधार वर्ष, हिंदी में इसको कहते हैं। आधार वर्ष का मतलब है कि एक गिवन ईयर से अब तक में जितने कांस्टेंट प्राइस पर जो बढ़ोतरी हुई है वो मापती है आपकी अर्थव्यवस्था की असली ग्रोथ या एक्चुअल ग्रोथ। 30 रुपए किलो अगर चीनी पहले आ रही थी और अब 30 रुपए के हिसाब से हम देखेंगे कि चीनी का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उसकी इनकम कितनी है। मान लिया 30 रुपए केजी के हिसाब से उस टाइम पे हमारी इनकम थी, या 5 किलो चीनी अगर प्रोडक्शन हो रहा था तो 150 रुपए। अब अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब तो कितना हो जाएगा 250। तो यहाँ पर मेजरमेंट आप देखेंगे कि ये तो सीधा सीधा 100 के हिसाब से ग्रो कर रही है। तो ये थोड़ा सा मतलब अलग चीज हो जाती है, इससे महंगाई की एक्चुअल जो ग्रोथ है वो आपको समझ में नहीं आएगी, और दूसरी चीजें प्रोडक्शन कितना हो रहा है ये भी नहीं समझ में आएगा। तो बेटर इसके लिए क्या हो सकता है कि हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करते टाइम पे बेस ईयर की जो प्राइजेज हैं उस, या कांस्टेंट जो प्राइजेज हैं उस टाइम की, हम उसको मान लेते हैं और उसी से हम कैलकुलेट करते हैं कि अर्थव्यवस्था में कितना चेंज हुआ है। इसी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। अब ये जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर बेसिकली यही मापता है कि अर्थव्यवस्था में असलियत में कितनी ग्रोथ हुई है। केवल आप महंगाई के हिसाब से ये ना देखें कि यहाँ पे 250 की प्राइस हो गई लेकिन प्रोडक्शन तो वही 5 किलो का है, केवल प्राइस में ही तो इंक्रीमेंट हुआ। 30 था, 30 रुपए केजी के हिसाब से 5 किलो चीनी 150 की मिल रही थी आपको, अभी कितनी है 50 किलो पर किलोग्राम के हिसाब से आपका हो गया है। भाई इसको फिर से देख लेते हैं। देखो 2011-12 में आपने बताया कि 30 रुपए किलोग्राम चीनी मिलती थी एंड यूनिट टोटल जो प्रोडक्शन हो रहा था वो था 5 किलोग्राम। तो इकोनॉमी हमारी थी 30 × 5 आप कर देंगे 150 रुपए की। क्लियर? अब 2025-26 में प्राइस हुआ 50 पर किलोग्राम, यूनिट उतनी ही है 5 किलोग्राम, लेकिन यहाँ पर अर्थव्यवस्था में कितना हो गया 250। अब कोई फाइनल अगर अमाउंट को आप कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करने के टाइम पे आप तो सीधा कह सकते हो कि मैडम वृद्धि हुई है, पहले जहां 150 था अब 250 हो गया, तो अर्थव्यवस्था में तो 100 रुपए की वृद्धि हो गई। पर क्या हकीकत में ऐसा हुआ? नहीं, अर्थव्यवस्था में सिर्फ और सिर्फ महंगाई बढ़ी, और महंगाई कितने रुपए की? 100 रुपए की। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हो रही है या महंगाई हो रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है या महंगाई बढ़ रही है? इसीलिए हम एक बेस ईयर को मान लेते हैं और उसी बेस ईयर की प्राइस से अभी कंपेयर करेंगे।
तो यहाँ पर 50 किलोग्राम के बजाय जब हम 2025-26 में हम कैलकुलेट कर रहे हैं अर्थव्यवस्था को, तो 30 रुपये किलोग्राम चीनी के हिसाब से ही कैलकुलेट करेंगे। अब देखेंगे कि 5 किलो ही अगर प्रोडक्शन हो रहा है तब तो इकोनॉमी में कोई ग्रोथ ही नहीं है, तब तो 150 की ही है। लेकिन अगर ये प्रोडक्शन 5 किलोग्राम के बजाय 10 किलोग्राम हो गया है, तब 30 पर केजी के हिसाब से जो हमने कैलकुलेट किया था अब वो हो जाएगा 300। तो हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन जो है दोगुना हुआ है। उम्मीद है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो नॉमिनल जीडीपी मार्केट प्राइस पर जो चेंज हो रहा उसको डिनोट करती है, और रियल जीडीपी एक्चुअल ग्रोथ को डिनोट करती है, उसमें कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितनी वृद्धि हुई है, इसको बताती है। इसके अलावा जो नॉमिनल जीडीपी है वो बताती है कि महंगाई कितनी हुई है। जब मार्केट प्राइस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो पता चलता है महंगाई कितनी हुई है, और रियल जीडीपी बताती है कि एक्चुअल में ग्रोथ कितनी हुई है। समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट? अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। इसका फॉर्मूला होता है जीडीपी डिफ्लेटर का, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। तो ये बताएगा हमें एक्चुअल में ग्रोथ कितनी हुई है। मान लिए नॉमिनल जीडीपी है 120 रुपए की, ठीक है, 120 रुपए नॉमिनल जीडीपी है, या जो प्राइस के बढ़ने के बाद में जो है वो 120 रुपए की, और रियल जीडीपी जो प्रोडक्शन के हिसाब से जो हमने अभी कैलकुलेट किया था जैसे, वो है आपकी 100 रुपीज की। तो कितना डिफरेंस हुआ दोनों के बीच में? नॉमिनल जीडीपी दैट इज 120 एंड रियल जीडीपी एक्चुअल में जो उसकी परसेंटेज है कितनी है 100, और मल्टीप्लाई हम 100 अगर कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना आ गया 120। ये क्या है? ये आपका जीडीपी डिफ्लेटर है। जीडीपी डिफ्लेटर बताएगा कि प्राइस में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। जीडीपी हमने किया, जीएनपी हमने किया, इसके बाद एनडीपी किया, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट किया, एनएनपी एट मार्केट प्राइस किया, नॉमिनल जीडीपी पढ़ा, रियल जीडीपी पढ़ा। अब इसके बाद में नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज पर्सनल इनकम। अब पर्सनल इनकम, अब ये तो पूरे देश की बात चल रही थी, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम देश का तो ठीक है, समझ में आता है, अब थोड़ा पर्सनल लेवल पर भी चीजें समझा दीजिए कि हम पर्सनल इनकम में किन चीजों को कैलकुलेट करेंगे और किन चीजों को नहीं। अब पर्सनल इनकम के साथ साथ एक दूसरा कॉन्सेप्ट है दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है प्रयोज्य आय, और पर्सनल इनकम का हिंदी में मतलब होता है व्यक्तिगत आय। ठीक है, नेक्स्ट पेज ही कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए पिछले वाले कॉन्सेप्ट से हटके अब यहाँ पर चीजें आती हैं, वो है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम हिंदी में इसको कहते हैं व्यक्तिगत आय। ठीक है, व्यक्तिगत आय का मतलब ये होता है कि अब जो नेशनल इनकम है हमने मेजर किया, अब उसमें से पूरा का पूरा पैसा क्या आप ही लोगों को खर्च करने के लिए मिल जाता है, या कुछ पैसा आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है, टैक्स वगैरह तो देंगे ही। अगर कंपनियां हैं तो कंपनियां कॉर्पोरेट टैक्स देंगी, तो सारा पैसा तो आपकी जेब में आने से रहा। तो जो पैसा हम गवर्नमेंट को दे देते हैं थ्रू कॉर्पोरेट टैक्स, थ्रू पर्सनल जो आप पे टैक्स लगते हैं, जीएसटी लगता है, इन सभी टैक्स को हटाने के बाद में एक्चुअल में जो पैसे आपकी जेब में आते हैं वो है पर्सनल इनकम। क्लियर? अब इसमें एक चीज और भी है, गवर्नमेंट जो है स्कॉलरशिप्स भी देती है, तो आपको वो भी पैसा मिलेगा। अगर कोई पेंशन स्कीम चल रही है तो वो भी पैसा आपको मिलेगा। और इसके अलावा अगर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम चला दी जैसे किसानों के लिए चली है, ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, या किसानों के लिए बहुत सारी या उनकी आय के लिए चली है योजनाएं, वो सारे के सारे पैसे, या महिलाओं के लिए, ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे उनको सहायता देने के लिए चलती हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए चलती हैं, इन सभी या विधवा पेंशन चल रही है, ये सारी की सारी स्कीम्स का जो पैसा है वो तो आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या होगा, हम जो कॉर्पोरेट टैक्स हैं या उनको घटाने के बाद में, या आपके जो टैक्स है उनको घटाने के बाद में, जो आपके पास में जो पैसा आ रहा है, जो गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स के थ्रू दे रहे हैं, वो पैसा आपका सारा का सारा पर्सनल इनकम में कैलकुलेट होगा। ठीक है,
इसीलिए जो इनकम रियल में लोगों को मिलती है, वास्तव में जो लोगों को मिल रही है, वो है आपकी पर्सनल इनकम। क्लियर? तो जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो हम यहाँ पे हटा देंगे, कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, इसके अलावा और कौन से हैं? कंपनी के जो फ्यूचर यूज के लिए कुछ पैसे हैं जो कंपनी रखेगी अपने लिए, क्योंकि वो पैसा मार्केट के अभी आया नहीं है। ठीक है, कंपनी फ्यूचर के लिए जो रखी है वो पैसा, ये सारा का सारा हम डिडक्ट कर देंगे, प्लस कर देंगे हम जो स्कॉलरशिप का पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट का जो पैसा आ रहा है, ठीक है, या गवर्नमेंट जो आप लोगों के लिए खर्च कर रही है पेंशन के थ्रू, ये सारा का पैसा हम ऐड कर देंगे। तो ये हो जाती है आपकी पर्सनल इनकम, यानी वो इनकम जो वास्तव में आपकी जेब में आ रही है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल इनकम। ठीक है, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में इसी से जुड़ा हुआ एक अलग कॉन्सेप्ट है, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। ये हमेशा लोगों को कंफ्यूज करता है कि पर्सनल इनकम या व्यक्तिगत आय और प्रयोज्य आय में क्या अंतर है, पर्सनल इनकम वर्सेस डिस्पोजेबल इनकम। सो पर्सनल इनकम में आपको पता चल गया कि कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी। अब डिस्पोजेबल इनकम में जो पर्सनल इनकम है उसमें से भी जब हम डायरेक्ट टैक्सेस को घटा देते हैं, जो पैसा फाइनली आपकी जेब में बचता है खर्च करने के बाद में, वो सारा का सारा आपका डिस्पोजेबल इनकम। जैसे आपकी सैलरी है 50,000, अब इस 50,000 में से आपका पीएफ कट गया 5,000 रुपये। ठीक है, ये 5,000 रुपये आपका कटा, प्लस 3,000 रुपये इनकम टैक्स भी कट गया आपका। तो ये पैसा घटने के बाद में ही तो बाकी का जो पैसा रहेगा वो आप खर्च कर पाओगे। ये है आपकी डिस्पोजेबल इनकम। उम्मीद है इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये पैसा आप शॉपिंग कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इतना था। नो, अब एक चीज और है जो आप सभी लोगों को कंफ्यूज करती है, वो है नेशनल इनकम में से कौन कौन सी चीजें हम घटा सकते हैं, ठीक है, और कौन सी चीजें हम जोड़ सकते हैं। जैसे एक किसी स्टूडेंट ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ये था कि मैम कॉर्पोरेट टैक्स क्या है और इसको हम क्यों घटाते हैं। ठीक है, तो कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब होता है कि वो पैसा जो कंपनीज गवर्नमेंट को पे करती हैं उसको हम घटा देते हैं, क्योंकि वो पैसा हमारे हाथों में नहीं आता। दूसरा कॉन्सेप्ट था कि इसका एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ कि मान लिया टाटा की कंपनी है और उसने प्रॉफिट कमाया और उस प्रॉफिट के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, टैक्स गवर्नमेंट को चला गया। अब ये पैसा जो है लोगों की पर्सनल अर्निंग्स का हिस्सा नहीं रहा, इसीलिए इसमें से हम इसको घटा देंगे। नेक्स्ट डाउट था कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है। ठीक है, सो कंपनी ने क्या किया, जो पैसा है, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स के अलग इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये एक शब्द है। व्हाट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी ने अपने पूरे प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा स्टेक होल्डर्स जो थे, उनके कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, उनको बांट दिया, और कुछ पैसा उन्होंने इसके अलावा रिटेन्ड अर्निंग्स भी एक शब्द है जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं नेशनल इनकम में से, तब हम पर्सनल इनकम पर जाते हैं। सो अब यहाँ पे क्या है, रिटेन्ड अर्निंग वो तो उनके पास में आई और उसमें से कुछ पैसा उन्होंने अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए रख लिया है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट कि हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी कुछ हिस्सा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए बच गया और कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स के पास में चला गया। तो मान लीजिए कि किसी कंपनी ने 10 लाख का कोई प्रॉफिट कमाया है और उस कंपनी ने 6 लाख क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अपने शेयर होल्डर्स को, और 4 लाख रख दिए अपने फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। अब वो जो 4 लाख रुपए हैं जो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए हमने बचा करके रखे हैं, वो कंपनी की फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए है, वो पैसा वास्तव में लोगों के पास नहीं गया है, इसीलिए उसको हम पर्सनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम नेशनल इनकम। क्लियर? उम्मीद है ये कौन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा एक शब्द और है, वो है ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट्स। सो ट्रांसफर पेमेंट मतलब ऐसे इनकम जो बिना कुछ काम किए हुए आपको या बिना किसी गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन के आपको मिल गया है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफरेबल पेमेंट या ट्रांसफर पेमेंट्स। जैसे पेंशन है, स्कॉलरशिप्स है,
अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो बेरोजगारी भत्ता है वो मिलता है आपको, ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, ये सारी की सारी चीजें आपकी आती हैं ट्रांसफर पेमेंट्स में, ठीक है। सो पर्सनल इनकम से अगर मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाऊं, ठीक है, पर्सनल इनकम से, सॉरी नेशनल इनकम से पर्सनल इनकम हमें निकालनी है। सो पर्सनल इनकम का फॉर्मूला होगा नेशनल इनकम माइनस हम कर देंगे कॉर्पोरेट टैक्स, अभी हमने पढ़े कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। इसके अलावा माइनस में हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को कर देंगे, अभी डिस्कस किया ये भी शब्द की क्यों घटाना है, और प्लस हम कर लेते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स, जो स्कॉलरशिप्स वगैरह आप लोगों को मिलती है उन सभी चीज़ों को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर एग्जाम्पल देना भी है तो आप मान लीजिए कि नेशनल इनकम है 100 करोड़ रुपए की, उसमें से नेशनल इनकम है 100 करोड़ की, 10 करोड़ रुपए जा रहा है कॉर्पोरेट टैक्स के लिए, 20 करोड़ अभी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, और वापस से 5 रुपए आपको ट्रांसफर पेमेंट्स के रूप में मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप्स के रूप में या पेंशन के रूप में। तो टोटल आपकी जो पर्सनल इनकम कैलकुलेट होगी या देश की जो पर्सनल इनकम कैलकुलेट होगी वो क्या हो जाएगी, -30, 105 माइनस 30, तो आपका हो गया 75, ठीक है। उम्मीद है इतना ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, क्लियर। अब इसके बाद में अगला एक कॉन्सेप्ट और रहता है दैट इज पर कैपिटा इनकम, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो टोटल जो नेशनल इनकम है या टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, इसको एवरेज इनकम भी कह सकते हैं आप। टोटल जितनी भी इनकम हुई है एक देश की एक साल के दौरान, उसके डिवाइड में उस टाइम पे देश की जितनी भी जनसंख्या है उसको आप भाग दे देंगे तो पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। मान लो एक घर में 100 रुपए आए हैं, ठीक है, 100 रुपए आए हैं, ठीक है, ये इनकम है टोटल एक दिन की। 5 आदमी हैं यानी 5 मेंबर्स हैं, तो एक आदमी के हिस्से में कितना आएगा, डिवाइड बाई 5 कर दो, दैट इज 20। तो जो 20 है वो डिनोट करेगा पर कैपिटा इनकम को। आई होप इकोनॉमी के ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। इसके साथ साथ एक और शब्द है जो जुड़ा हुआ है, जो हम कैलकुलेट करते हैं समटाइम्स, और इसको अलग चैप्टर भी हम बना लेते हैं, दैट इज जीडी, जो रियल ग्रोथ है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस, एक सेकेंड, हाँ, इसको हिंदी में कहते हैं आर्थिक संवर्धि वर्सेस आर्थिक विकास, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हो रहा है और इकोनॉमिक में जो वृद्धि हो रही है, इंक्रीमेंट है, वो कितना हो रहा है। तो इन दोनों को मेजर करने के लिए एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है वृद्धि वर्सेस विकास, ठीक है। तो वृद्धि हमेशा मात्रात्मक होती है, यहाँ पर क्वांटिटी की हम बात करेंगे। क्वांटिटी का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में कितनी बढ़ोतरी हो रही है। मान लिया पिछले साल 100 करोड़ की अर्थव्यवस्था थी और अब हो गई है वो 150 करोड़ की, तो ये मात्रात्मक वृद्धि है, मॉनेटरी है। अब यहाँ पर केवल हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि पैसे में कितना परिवर्तन हुआ, प्रोडक्शन में कितना परिवर्तन हुआ, तो इसीलिए उसको हम कैलकुलेट करेंगे वृद्धि में, मात्रात्मक है वो। अब विकास की जब हम बात कर लेते हैं तो विकास में चारों दिशाओं में जो डेवलपमेंट जिसको हम कह रहे हैं, चहुमुखी वृद्धि, जिसमें एजुकेशन भी बढ़ रही है, लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ रहा है, स्कूलिंग भी बढ़ रही है, ठीक है, लोगों की जो पर्सनल इनकम है या जो पर कैपिटा इनकम है वो भी इंक्रीज हो रही है। कुल मिलाकर के यदि आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, ठीक है, इसको हम कहते हैं गुणात्मक, गुणात्मक मतलब क्वालिटी। अगर आपकी लाइफ में क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में विकास हो रहा है। इसके मेजरमेंट के लिए अलग अलग आपके पास पैरामीटर्स होते हैं, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया है, ठीक है या MPI है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इस तरह के तमाम हम देखते हैं, इंडेक्स हैं हमारे पास में जो कैलकुलेट करेंगे कि अर्थव्यवस्था में वास्तव में विकास हो रहा है या
नहीं हो रहा है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें हम पूरे जितने भी इंडेक्सेस हैं जिनको कैलकुलेट किया जाता है, क्यों किया जाता है, कैसे हम मेजर करेंगे कि वृद्धि हो रही है या विकास हो रही है। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट, यानी वृद्धि वर्सेस विकास, जीडीपी, जीएनपी। अब कुल मिलाकर के हम कितने करते हैं, कितने टॉपिक्स हमने इस क्लास में खत्म किए हैं वो देख लेते हैं। एक हमने किया जीडीपी, दूसरा जीएनपी, इसके बाद में एनडीपी, एनडीपी के बाद में हमने मेजर किया एनएनपी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, पर कैपिटा इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक बच्चे का डाउट ये भी है कि मैम ये जो ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा प्रॉब्लम देता है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा दीजिए। तो चलिए एक बार ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप इसको पूरा लिख लीजिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है ग्रोथ यानी वृद्धि, और यहाँ पर है डेवलपमेंट यानी विकास। पहली चीज हमने बताया कि ये है क्वांटिटी की बात करता है, हिंदी में लिख देती हूँ, मात्रा की बात करता है, और ये बात करता है गुणों की, यानी क्वालिटी को डिनोट कर रहा है। क्वालिटी में यहाँ पर पैसा अगर होगा, ठीक है, अगर पैसे की वैल्यू है आपके पास में, या प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ठीक है, जैसे प्रोडक्शन हो गया, इनकम हो गया, ये इन सब चीजों को मेजर करेगा कि कितना डेवलपमेंट हो रहा, कितनी प्रोडक्शन बढ़ा है, कितनी इनकम हुई है, इन सभी चीजों को डिनोट करेगा। और यहाँ पर ये इनके अलावा ये ओवरऑल ग्रोथ को मेजर करेगा, ओवरऑल ग्रोथ। अब इस ओवरऑल ग्रोथ में हम लिविंग स्टैंडर्ड की हम बात करेंगे। ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन, हेल्थ, हंगर, पॉवर्टी, ठीक है, इन सभी चीजों को हम मेजर करेंगे कि लोगों का स्वास्थ्य, जो जीवन जीने का स्तर है, या मृत्यु दर है, जीवन की जो दर है, जन्म दर है, वो क्या है, एजुकेशन क्या है, हेल्थ क्या कैसा है लोगों का, उसके ऊपर कितना खर्च किया जा रहा है, या मातृत्व मृत्यु दर कितनी है, शिशु मृत्यु दर कितनी है। हंगर का इंडेक्स यहाँ पर मेजर करेंगे, कितने लोग हैं या कितने % लोग हैं जो अभी भी भूख से मर रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो गरीबी में अभी भी जीवन यापन कर रहे हैं। अगर ये डेटा आपका इंप्रूव हो रहा है, तब हम कह सकते हैं कि आपका डेवलपमेंट हुआ है। और अगर केवल आपकी पर्सनल इनकम बढ़ रही है, इसका कारण क्या है कि हम क्यों इसको कहेंगे कि मैडम ये तो मेजर नहीं करेंगे। अगर हमारी अर्थव्यवस्था 100 से बढ़कर के 150 तक हो गई है, तो हम कह सकते हैं ना कि प्रोडक्शन हुआ, इनकम हुई, तो अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है। लेकिन ये जरूरी भी तो नहीं है कि सारा का सारा पैसा बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, हर किसी लोगों के पास में गया हो। जो पर कैपिटा इनकम की हम बात कर रहे हैं, वो पर कैपिटा इनकम ऐसा भी तो हो सकता है कि एक व्यक्ति के पास में 100 रुपए हो और एक व्यक्ति के पास में 1000 करोड़ रुपए हो। तो जो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कभी भी डेवलपमेंट की स्टेज को नहीं बता पाता है। इसीलिए इसके लिए हम अलग इंडिकेटर्स को लेकर आते हैं, जिसमें IHDI, ठीक है, या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको आप कह सकते हैं, ठीक है, या हेल्थ के लिए आते हैं, लिटरेसी के लिए आते हैं, इसके लिए। सो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो आप देखेंगे कि ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये क्या है, नैरो कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सीमित है। ठीक है, जबकि जो डेवलपमेंट वाला है वो क्या है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, विस्तारित है। ठीक है, ये एक विस्तारित कॉन्सेप्ट है, और ये क्या है, एक नैरो कॉन्सेप्ट है। क्लियर। जो टाइम है इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो शॉर्ट टर्म हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं होता है। डेवलपमेंट क्या होता है, लॉन्ग टर्म में होता है। एक ही दिन में थोड़ी ना तुम MA की डिग्री पास कर जाओगे, उसके लिए नर्सरी, KG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके की क्लासेस आपको पढ़नी पड़ेंगी, तब आपका लिटरेसी लेवल बढ़ेगा। इसके अलावा हेल्थ अगर सेक्टर की बात करोगे, तो आप एक ही दिन में सबके स्वास्थ्य ठीक नहीं होने वाले हैं, उसको भी ठीक होने में और बनाए रखने में एक बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। जन्म दर, मृत्यु दर, इन सभी को कंट्रोल करने में बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। तो जो डेवलपमेंट है वो हमेशा लॉन्ग टर्म को कैलकुलेट करता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी शॉर्ट टर्म को कैलकुलेट करता है।
उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगला जो चैप्टर रहेगा हमारा, जो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, वो रहेगा या तो मनी, जिसमें आपके CRR, SLR, जो बैंकिंग के जो बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़ेंगे, और इसके बाद में पढ़ेंगे हम इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, धन्यवाद।